नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गहलोत आपका फिर से स्वागत करता हूं। अर्थशास्त्र के इस कड़ी में इस चैप्टर का नाम जो है वो है मांग की अवधारणा। अर्थशास्त्र में दो मुख्य चीज़ें हैं जिस पर अर्थशास्त्र का अधिकांश हिस्सा आधारित है, एक है मांग और एक है पूर्ति। तो पहले हम मांग क्या है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो मांग जो है वो किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। अब उपभोक्ता किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं वो चीज़ें हमें देखनी है। तो मांग का अर्थ यह है कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा लेने को आतुर है या कितनी मात्रा उसे आवश्यक है विभिन्न कीमतों पर, उसे कहते हैं मांग मात्रा। इस मांग में तीन तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक तो है आवश्यकता, मतलब वस्तु की आवश्यकता होगी तो मांग होगी। दूसरा है पैसा, उस जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो आप अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे, बाजार में मांग का निर्माण नहीं होगा। तो आवश्यकता के साथ उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, और पैसा के साथ साथ पैसे को तीसरा है खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। पैसा भी है, इच्छा आवश्यकता भी है, इच्छा भी है, परंतु उसको खर्च करने की इच्छा नहीं हो तो भी हमारी मांग का निर्माण नहीं होगा, यानी वस्तु का विक्रय नहीं होगा। और वस्तु का विक्रय नहीं होगा तो मांग का निर्माण नहीं होगा। तो ये तीन मुख्य तत्व हैं, वस्तु की आवश्यकता या इच्छा, पैसा और उसको खर्च करने की इच्छा। ये जो मांग है उसमें जो शब्द है उसमें तीन घटक इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक तो स्थान, मांग किस स्थान की है, किस जगह, क्षेत्र की, राष्ट्र की, किसकी मांग है, ठीक है। दूसरा समय, नियत समय में, एक वर्ष की अवधि में, एक महीने में या एक चतुर्थांश में, एक क्वार्टर में कितनी मांग है। और दूसरा है उसकी कीमत पर मांग क्या है, हर कीमत पर वस्तु की मांग क्या है। तो ये मांग को हम समझ सकते हैं इन चीज़ों से। मांग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। यदि कोई उपभोक्ता खुद की मांग करता है, उपभोक्ता के किसी एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग है तो हम उसे वैयक्तिक मांग कहते हैं। और सभी उपभोक्ता जो वैयक्तिक मांग रखते हैं उन सबकी मांगों को यदि हम जोड़ लें तो बाजार की कुल मांग आ जाएगी। तो प्रत्येक उपभोक्ता के वैयक्तिक मांगों का योग बाजार मांग कहलाता है। अब इस मांग की यदि हम सारणी बना लें, विभिन्न कीमतों पर उसकी मांग मात्रा क्या है, अगर ये बना लें तो हमें उसकी अनुसूची मिल जाएगी। तो विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा को यदि हम सारणी में दिखा देते हैं तो उसे अनुसूची कहते हैं। एक अनुसूची हमारे सामने दिखाई गई है। जैसे प्रति किलो कोई भी अनार है, सेब है, किसी भी कीमत है, प्रति किलो अगर 25 रुपये का भाव है तो उपभोक्ता जो है 1000 ग्राम मात्रा लेने को तैयार है, ए उपभोक्ता। और अगर 50 रुपये है तो 750 ग्राम मात्रा लेने को तैयार है। 75 रुपये उसकी कीमत है तो 500 ग्राम मात्रा लेने को तैयार है। और 100 रुपये प्रति किलो यदि इसकी कीमत है तो वो 250 ग्राम 250 ग्राम मात्रा लेने को तैयार है। तो यह है ए उपभोक्ता की वैयक्तिक मांग। और इसी तरह से बी उपभोक्ता की वैयक्तिक मांग भी हमको दी गई है। 25 रुपये कीमत पर 1100 ग्राम, 50 रुपये कीमत पर 800 ग्राम, 75 रुपये कीमत पर 475 और 100 रुपये कीमत पर 300 ग्राम। तो इस तरह से हमें दो उपभोक्ताओं ए और बी उपभोक्ताओं की वैयक्तिक मांग अनुसूची हमें दी गई है। और इन वैयक्तिक मांग, मान लें किसी बाजार में किसी वस्तु के दो ही उपभोक्ता हैं, ए और बी, अगर उन दोनों की मांगों को जोड़ लें तो हमें बाजार मांग प्राप्त हो जाएगी। जैसे 25 रुपये कीमत पर ए की मांग मात्रा 1000 है, बी की 1100 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 2100। तो यहाँ हम लिख देंगे 2100। ऐसे ही 750 और 800 दोनों की मांग को जोड़ लें तो 50 रुपये कीमत पर बाजार मांग हो जाएगी 1550। ऐसे ही 500 475 975
और 250 और 300 कितना हो गया ये 550। तो मांग देखी हमने, वैयक्तिक, बाजार, अनुसूची देखी, वैयक्तिक और बाजार अनुसूची। तो ये बाजार अनुसूची बन गई हमारी, ये वैयक्तिक मांग अनुसूची है, ये बाजार मांग अनुसूची है विभिन्न कीमतों पर। यदि इन अनुसूची का हम वक्र बना लें तो वो हो जाएगा हमारे वैयक्तिक मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। जैसे 25 रुपये कीमत पर ए की मांग मात्रा है 1000, अगर ए का हम मांग वक्र बनाएं तो 25 रुपये पर कितनी कीमत है इसकी, 25 रुपये पर मांग मात्रा कितनी है 1000 ग्राम, तो 25 और 1000 ग्राम अपन पॉइंट ले लें, बिंदु बना सकते हैं। ऐसे ही 50 पर 750 है, तो 50 पर कितनी है 750, और 75 पर कितनी है 500, और 100 पर कितनी है 250, 100 पर 250। और इनको अगर हम वक्र बना लें तो ये ए का वैयक्तिक मांग वक्र हमें प्राप्त हो गया। यहाँ इसकी कीमत दिखाई जाती है, वाई अक्ष पर क्या दिखाते हैं कीमत, और एक्स अक्ष पर जो क्षैतिज अक्ष है उस पर इसकी मांग मात्रा दिखाते हैं। इसी तरह से अगर बी का बनाएं तो बी का भी बना सकते हैं। 25 पर कितना है 1100, तो 25 पर 1100, 1000 से कुछ अधिक, 50 पर 800, 50 पर 750 से थोड़ा अधिक, 800, 75 पर 500, 75 पर 500, और 100 पर 250। इस तरह से अगर इसको जोड़ के अपन बनाएंगे वक्र तो ये बन जाएगा बी का मांग वक्र, और इन दोनों की मांगों के जोड़ का बाजार वक्र बनाएंगे तो वो हो जाएगा बाजार मांग वक्र। तो हम देख सकते हैं बाजार मांग वक्र 250 पर कितना है, या 25 पर कितना है 2100, तो इसको 25 पर 2100, यहाँ 2000 के ऊपर 50 पर 750, तो 50 और 750 नहीं, 50 पर 1550, तो 50 पर 1550, और 75 पर 975, 75 पर कितना है 975, और 100 पर 550, 100 पर कितना है 550, तो 100 पर 550। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, ये बाजार मांग वक्र बन गया। तो विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं के साथ यदि हम वक्र का निर्माण कर लेते हैं तो वो मांग वक्र कहलाते हैं। और अगर ये वैयक्तिक किसी एक उपभोक्ता का है तो वैयक्तिक मांग वक्र है, और सभी उपभोक्ताओं की मांग के जोड़ का है तो वो बाजार मांग वक्र है। ठीक है ना। अब इस मांग को निर्धारित करने वाले और तत्व कौन से, एक तो हमने पढ़ा कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कीमत है। तो पहला बिंदु तो आता है वस्तु की स्वयं की कीमत। हम जानते हैं वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है, कीमत कम होती तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो मांग को निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो वस्तु की स्वयं की कीमत है। संबंधित वस्तुएं कीमतें, या संबंधित वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो उस वस्तु से संबंधित है। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है पूरक और एक होती है स्थानापन्न। पूरक वस्तु ऐसी वस्तु जिसका उपयोग इस वस्तु के साथ साथ, ऐसी दो वस्तुएं जिनका उपयोग एक दूसरे के साथ साथ होता है उसे हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप चाय बनाएंगे तो चाय की पत्ती और शक्कर दोनों डालेंगे, तो चाय की पत्ती और शक्कर ये दोनों क्या होगी, पूरक वस्तुएं होगी। कार और पेट्रोल, कार की मांग बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, सब पूरक वस्तुएं हैं। इसका हम अगर वक्र बनाएं तो जैसे मान लें एक तरफ शक्कर की कीमत है, एक तरफ चाय की मांग है। तो अगर किसी कारण से मान लिया इस बिंदु पर P कीमत पर चाय की मांग OQ है, और अगर कीमत बढ़ जाती है शक्कर की तो शक्कर की कीमत बढ़ने से शक्कर की मांग कम होगी, और शक्कर की मांग कम होने से चाय की मांग भी घट जाएगी, क्योंकि दोनों का उपयोग साथ साथ होता है। तो अब अगर कीमत इसकी बड़ी है शक्कर की,
तो चाय की मांग घट करके OQ से OQ1 हो जाती है। तो इसका मांग वक्र जो है ना वो इसमें इन दोनों में प्रतिलोम संबंध है, विलोम संबंध है, ऋणात्मक व मांग वक्र बनता है, ऋणात्मक संबंध बनता है। तो ये कौन सी वस्तु हुई? पूरक वस्तु है। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं जिनका उपयोग साथ साथ होता है, दोनों का उपयोग साथ साथ होता है, वो तो है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तु वह वस्तु है जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है, एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है। जैसे चाय और कॉफ़ी, हम चाय भी पी सकते हैं और चाय के स्थान पर कॉफ़ी भी पी सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों स्थानापन्न वस्तु हैं, है ना। जैसे बेड, अच्छा ये देखें अपन, इसमें जैसे यहाँ कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो मान लिया पहले कीमत मान लिया P पर मांग मात्रा, चाय की मांग मात्रा की है Q है, तो कॉफ़ी की अगर कीमत बढ़ जाती है P से P1 होती है। आप समझें, सोचने का प्रयास करें। जैसे ही कीमत बढ़ेगी कॉफ़ी की मांग कम हो जाएगी, और कॉफ़ी की मांग को पूर्ति कहाँ से होगी? चाय की मांग से। लोग कॉफ़ी छोड़ करके चाय पीना शुरू कर देंगे। तो कीमत किसकी बढ़ी? कॉफ़ी की। मांग किसकी बढ़ी? चाय की। तो ये भी बढ़ी और ये भी बढ़ी, और दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए दोनों में समान संबंध है, धनात्मक संबंध है। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है और एक के घटने पर दूसरा घटता है। तो OP पर चाय की मांग OQ है, और अगर कीमत कॉफ़ी की बढ़ती है OP1, तो चाय की मांग भी बढ़ जाएगी OQ1। तो पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक संबंध होता है, एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है, और स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक संबंध होता है, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है और एक के घटने पर दूसरा घटता है। इसके अलावा तीसरा बिंदु आता है उपभोक्ता की आय। स्पष्ट है, यदि मेरी आय मान लें 5,000 है, 5,000 से बढ़कर 7,000 हो जाती है, तो मेरी जेब में अब ज़्यादा पैसे हैं, तो मैं ज़्यादा वस्तुओं की मांग करता हूँ। तो वस्तु की उपभोक्ता की आय बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आय और मांग में भी धनात्मक संबंध होता है। इस तरह एक संबंध होता है, जहाँ देखें आय अगर ये है ना, इस आय है तो इस पर मांग कितनी है? Q मांग मात्रा, और आय बढ़ करके यहाँ पहुँच जाती है Y से Y1, तो मांग मात्रा भी बढ़ जाती है OQ से OQ1। तो आय, उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ मांग, वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। इसके अलावा पसंद एवं रुचि, है ना, आपकी पसंद के हिसाब से आप वस्तु खरीदते हैं। विज्ञापन के द्वारा यदि आपको पसंद को प्रभावित कर दिया गया है तो आपकी वस्तु की मांग भी बदल जाएगी, अलग वस्तु की मांग करेंगे अगर आप विज्ञापन से प्रभावित हो चुके हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं पसंद और अधिमान भी मांग को प्रभावित करते हैं। भविष्य की प्रत्याशाएं, भविष्य में क्या आशा है? यदि मुझे पता पड़े कि जिस चीज़ का मैं अभी उपयोग कर रहा हूँ उसकी कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है, तो मैं क्या करूँगा? वर्तमान में उसकी मांग बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है भविष्य में महंगी मिलेगी मेरे को, तो वर्तमान में उसकी मांग को मैं बढ़ा दूंगा। और अगला है, और अगर कीमत कम हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, अगर मुझे ये पता पड़े कि भविष्य में उसकी कीमत कम होने वाली है तो अभी मैं मांग कम कर लूँगा। तो भविष्य की प्रत्याशा, भविष्य की आशा के हिसाब से, भविष्य की जो भी संभावना उसके हिसाब से भी मैं अपनी मांग को घटाता बढ़ाता हूँ, मांग घटती बढ़ती है। तो इसका अगर हम इसके अलावा दो बिंदु और हैं, जनसंख्या का आकार। जनसंख्या किस आकार की है? यानी अगर जनसंख्या में युवा वर्ग का ज़्यादा योगदान है, युवा ज़्यादा है जनसंख्या में, तो उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, है ना, उन चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। अच्छा, राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा है? अगर राष्ट्रीय आय असंतुलित वितरित है, यानी किसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ के पास बहुत कम पैसा है, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो विलासिता की वस्तु हैं उनकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा पैसा है, तो जो वस्तुएं जीने के लिए आवश्यक नहीं है उनकी मांग बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय का वितरण हम पढ़ रहे थे, इसमें अगर समान वितरण हो,
वितरण का समान है, राष्ट्रीय आय का वितरण समान है, तो क्या होगा? अगर वितरण समान है तो अनिवार्य वस्तुएं जो हमारे जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं, रोटी कपड़ा मकान, या जो उपभोग करने वाली वस्तुएं, दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं, उनकी मांग बढ़ जाएगी। अगर इसको मुख्य 5 बिंदु मानते हुए अगर इसका फलन बनाए तो जो मांग फलन है वो किस पर निर्भर करता है? पहला फलन Pn पर, Pn यानी n वस्तु की मांग, n वस्तु की कीमत उस वस्तु की स्वयं की कीमत पर निर्भर है। दूसरा P1 P2 Pn1 जो अन्य संबंधित वस्तुएं P1 P2 Pn1 उनकी कीमतों से भी इसकी मांग प्रभावित होती है। उपभोक्ता की आय y से दिखा रहे हैं हम लोग, उसकी आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, और T मतलब उसका टेस्ट, उसके रुचि पसंद अधिमान के हिसाब से भी उसकी मांग क्या निर्धारित होती है, और E मतलब एक्सपेक्टेशन, भविष्य की प्रत्याशा के हिसाब से भी मांग प्रभावित होती है। तो ये हमने इसके मुख्य मांग के उदाहरण कुछ चीज़ें हमने पढ़ी है ना। मांग क्या है, वैयक्तिक मांग, बाजार मांग, इसके वक्र क्या है, और मांग के निर्धारक तत्व क्या है, इन चीज़ों का हमने अध्ययन किया। इसके जो बाकी का जो विभाग है उसका अध्ययन हम अगली कड़ी में करेंगे। नमस्कार, अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।